सेक्टर को उम्मीदें हैं इस बजट से, और बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सीए हैं मनीष जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। जी धन्यवाद। अच्छा मनीष जी, क्योंकि देखिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है ये, अंतिम बजट है ये दूसरे कार्यकाल का, ऐसे में किस तरह की उम्मीदें, किस सेक्टर में जो है सरकार फोकस रह सकती है, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो, एग्रीकल्चर हो, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जिस तरीके से 2019 में वोट ऑन अकाउंट बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और वो इतना लोक लुभावन बजट हो गया कि जिसका फायदा सरकार को इलेक्शन में मिला, तो मुझे लगता है सरकार इस बार भी कुछ न कुछ ऐसा गेम खेलने के मूड में है। लेकिन सरकार दो बातों का बहुत ख्याल रखती आई है। अगर हम 10 साल का एक्सपीरियंस देखें तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर सरकार का पूरा जोर है। हाँ। हमारा कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना रहेगा कि सब्सिडी, मुफ्त की रेबड़ी, इन पर सरकार फोकस नहीं करेगी। सरकार ऐसे बेनिफिट देगी कि गरीबों को सही मायनों में लाभ हो। ऐसे में ऐसा लगता है 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओवरऑल टैक्स एग्जम्पशन सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा, अमीरों को नहीं मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नई टैक्स रिजीम में जाने वालों को लाभ होगा, पुराने वालों को लाभ नहीं होगा। इसकी वजह से सरकार लोगों को ज्यादा पैसा उनके अकाउंट में आए, ज्यादा रिटर्न वो लोग भरें, ज्यादा इनकम नंबर 1 की दिखाएं, जिससे कि पैसा खर्च हो, है ना, लेजिटिमेट खर्च हो, जिससे कि देश की जीडीपी में चेंज आए। क्योंकि सरकार का टारगेट अगले 2 साल के अंदर हमें जीडीपी टॉप 5 से टॉप 3 में जानी है। क्योंकि ऐसा होता है मोदी जी की जो इमेज है, वर्ल्ड वाइड इमेज बड़ी हो जाएगी, और मोदी जी का विश्वव्यापी विश्वगुरु बनने का जो टारगेट है देश का, उसमें ये सपोर्ट करेगा। ऐसे में इनकम टैक्स में बड़ा वृद्धि करना, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट में सरकार का बड़ा दांव होगा। उसी तरीके से सोलर पर एक बड़ा काम होने की संभावना है कि सोलर में इतनी सब्सिडी दे दी जाए कि लोगों को ये बहुत अफोर्डेबल हो जाए, और हर सरकारी संस्थान को, मंदिर, हॉस्पिटल, चर्च, गुरुद्वारे को सोलर पैनल लगाना जरूरी हो जाए। इस तरह के कोई अगर वो रेगुलेशन ले आते हैं तो सोलर में बड़ा चेंज होगा। अच्छा सर, मनीष जी, अब मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कोरोना का वो मुश्किल वक्त जब देश की इकोनॉमी, बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी बेहतर थी, लेकिन उद्योग धंधों की हालत जो है वो बेहद खस्ता थी। ऐसे में कुछ ऐलान उद्योगों को लेकर किया जा सकता है? एमएसएमईज के लिए क्या लगता है, क्या हो सकता है खास इस बार बजट में? देखिए, सबसे पहली बात तो एमएसएमई को लगातार बहुत बूस्ट सरकार ने पिछले 5 सालों में दिया है, उनके साइज को बढ़ा दिया है, जिससे मझोली कंपनियां भी एमएसएमई के कवरेज में आ गई हैं। इसके अलावा अब एमएसएमई पर एक नया नोटिफिकेशन भी आया है, जिसमें उनके पैसे अगर आपने नहीं दिए तो इनकम टैक्स में वो खर्चे डिसअलाउ होंगे। तो मुझे लगता है एमएसएमई को ऑलरेडी बहुत कुछ दिया जा चुका है। अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि सरकार जो लेबर कानून है उनके चेंजेस को इफेक्टिव कर दे और 12 घंटे की शिफ्ट को रेगुलराइज कर दे। इससे मजदूर 4 दिन काम करके 3 दिन मस्ती करें, है ना, अपने निजी काम निपटाएं, और जनरल शिफ्ट 12 घंटे की हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बूस्ट मिलेगा कि ओवरऑल प्रोडक्शन कम से कम 40 से 45% बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो बना है वो अब इंडिया को बनना है। मेक इन इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया और इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रहे हैं विदेशी निवेश के साथ, ये जो लेबर लॉ में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे न केवल जॉब क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, और देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये 12 घंटे वाला अगर प्रपोजल सरकार नोटिफाई कर देती है तो इसका बहुत बड़ा लाभ सरकार को होने वाला है। तो मुझे लगता है अगर ये बेनिफिट दिया तो युवाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार, और इंडस्ट्री को बूस्ट, क्योंकि उनका टाइम बढ़ गया। जो आदमी 8 घंटे काम करके बिजनेस करता था वो 12 घंटे काम करेगा, लेजिटिमेट काम करेगा, लेबर लॉ की टेंशन नहीं होगी, इंस्पेक्टर तंग नहीं करेंगे। तो एक बड़ा बेनिफिट सरकार इस वोट ऑन अकाउंट बजट के माध्यम से दे सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होगी। हम समझने की कोशिश मनीष जी अब ये भी करेंगे, क्योंकि देखिए इस बार हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। क्या नारी शक्ति के लिए देश की कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, खासकर अगर विमेन एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो?
सॉरी, एक बार दोबारा पूछ लीजिए, मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल मनीष जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि सरकार की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया गया, जिसके तहत 33% आरक्षण जो है राजनीति में दिया गया है, क्या ऐसा ही कोई घोषणा, ऐसी कोई योजना जो है इस बार सरकार की तरफ से लाई जा सकती है महिलाओं के लिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया, खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं को किसान सम्मान निधि में नॉर्मल व्यक्ति के पुरुष किसान से ज्यादा लाभ मिलना अगर शुरू हो जाए, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड महिलाओं के नाम करने लगेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा महिला सशक्तिकरण होगा। इसके साथ साथ महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर सरकार को अलग से फोकस करने की जरूरत है। अगर सरकार ने ऐसा कर लिया तो एक बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं को एक टैक्स सेविंग पहले होती थी, महिलाओं को अलग से टैक्स छूट मिलती थी, वो सरकार ने बंद कर दी। मुझे लगता है वो तो सरकार चालू नहीं करेगी, लेकिन महिलाओं की एजुकेशन पर कुछ विशेष लाभ दे सकते हैं। इसी तरीके से व्यापार में, रोजगार में हर जगह महिलाओं को प्रेफरेंस देना शुरू कर दें तो ये महिला शक्ति सच्चे अर्थों में लागू हो जाएगी। बहुत विशेष काम होगा, ऐसी उम्मीद मुझे अभी इस बजट में महिलाओं के लिए नहीं दिख रही है जो आप कह रही हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि देखिए क्या कुछ ऐलान यहाँ पर महिलाओं के लिए किया जा सकता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मनीष जी, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप सीए हैं, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए और क्या लगता है कि इस बार कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो सकती हैं? हालांकि हमने देखा कि मोबाइल फोन्स सस्ते होंगे, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, पत्रकारों का तो काम है कि हर समस्या को उठाना, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम महंगाई को आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन की दर में वृद्धि नहीं हुई है। इन्फ्लेशन की दर बिल्कुल घटी है। लेकिन चूंकि महंगाई एक एक्यूमुलेटेड आइटम है, तो हमें हर चीज लगातार महंगी दिखती है। अब एक बात समझिए, एक तरफ हम किसानों को ज्यादा, लेकिन मनीष जी देखिए जनता तो कह रही है, अभी हमारे साथ जनता जुड़ी हुई थी, करनाल से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे ज्यादा फोकस जो है इस बार महंगाई पर लगाम लगाने पर होना चाहिए क्योंकि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। देखिए, इसमें दो इफेक्ट हैं। सबसे पहले सरकार, मुझे जैसी इंडिकेशन मुझे मिले हैं अपने सूत्रों के द्वारा, सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डीजल और पेट्रोल में कम से कम 15 से 20 रुपए का रिडक्शन करने वाली है। जैसे ही पेट्रोल में कमी होती है, मध्यम वर्ग को, आम जनता को लाभ मिलता है, और जैसे ही डीजल में कमी होती है, पूरे इकोसिस्टम को फर्क पड़ता है। आप समझ लीजिए, हर चीज सस्ती होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि माल ढुलाई भाड़े में अगर कमी होती है तो उसका इफेक्ट सब्जी से लेकर दालों तक, पैसेंजर से यात्रा से लेकर गाड़ियों तक, हर चीज में रेट का फर्क आता है। तो मुझे लगता है सरकार को डीजल पेट्रोल के दामों में अगर जैसे ही कोई चेंज आएगा, बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो सरकार को सबसे पहले डीजल पेट्रोल में रेट चेंज करने चाहिए और जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने हम तक कही। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कमल सिंह जी भी जुड़ गए हैं, किसान प्रतिनिधि हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। किसानों से किस तरह की बजट से किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं, कमल जी क्या कहेंगे? देखो, पिछले 9 साल जिससे किसानों को राहत मिले, लेकिन इस बजट में जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो जो एमएसपी है उसको बढ़ा के देना चाहिए सभी फसलों की। तो जो ज्यादा दूसरी जितने भी औजार है जो कृषि के क्षेत्र में यूज होते हैं, उनके ऊपर सब्सिडी मिले, और जो खाद और बीज उसके ऊपर भी दबाव कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं। मैं अभी तकनीकी खामियों पर हम काम करेंगे। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, जरा मनीष जी का हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनीष जी देखिए, क्योंकि आप सीए हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट? क्या जीएसटी स्लैब में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं क्या इस बजट में?
किस चीज पर मैं सुन नहीं पाया? जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव हो सकता है क्या सर इस बार? देखिए मैडम, आप समझिए जीएसटी बजट का मुद्दा नहीं है, और स्पेशली ये बजट ऑन अकाउंट है, तो जीएसटी का जो रेट्स है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसला होगा कि किसानों से संबंधित आइटम्स पर क्या छूट मिल सकती है। हाँ, अभी जो किसान भाई ने एक बड़ी बात कही कि एमएसपी पर कोई फैसला होगा। हाँ। देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसान आंदोलन होने के बाद जितनी विनम्रता से किसानों पर जो कानून थे उनको सस्पेंड किया, उनको होल्ड किया, हाँ। उनकी विनम्रता को दिखाता है, लेकिन वही उनका कमिटमेंट है किसानों की आय कैसे दुगनी हो। ऐसे में अगर एमएसपी अगर लाई तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन वही हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि एमएसपी होने से देश में अनाज थोड़े महंगे होंगे। आम जनता को इस बात के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अन्नदाता को अगर लाभ होता है तो थोड़ी सी महंगाई तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ये सरकार के लिए दुधारी तलवार है। अगर वो एमएसपी को ठीक से लागू कर दे तो किसान खुश होगा, लेकिन सरकार के लिए ये परमानेंट एक खर्चा बन जाएगा। एक विकासशील से विकसित होते देश में हम इस तरीके से फिक्स कमिटमेंट कर देना कहीं से उचित नहीं है। हमें खेती को एक बिजनेस की तरह बनाना पड़ेगा, जिसमें हम ओपन मार्केट में डील करेंगे। जो हमें ज्यादा प्राइस देगा हम उसको माल बेचेंगे। पता नहीं क्यों किसान इस बात को राजनीतिक कारणों से समझ नहीं पाए, जिसका नुकसान उन्होंने इन बिलों को छोड़ने का किया। मैं समझता हूं आने वाले समय में मोदी फिर किसी न किसी तरीके से किसानों की जो खेती किसानी है उसको और रेगुलराइज करने की कोशिश करेगी, ताकि किसानों का लाभ बढ़े, उनके हाथों में ज्यादा नकद मुद्रा पहुंचे। और जब एक बार किसान के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो पैसा सर्कुलेशन में घूमेगा, तो वापस मैं कहता हूं जीडीपी में ग्रोथ होगी। मोदी जी का इस समय एक ही सपना है, जीडीपी आगे बढ़ाना, देश की नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2 तक पहुंचना। तो 4 के बाद 3 के बाद 2 पहुंचेंगे तो अपने आप देश ऊपर जाता जाएगा और देश की फॉरेन पॉलिसी अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी। विश्व में रिगार्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो मिल प्रारंभ हो गया है। तो ऐसे में एमएसपी पर बड़ी सावधानी से निर्णय लेना होगा। मुझे लगता है कि इस बार कुछ तो निर्णय हो सकता है, लेकिन कोई बड़े निर्णय की संभावना नहीं दिखती है मेरे को। बिल्कुल, देखिए एमएसपी पर बड़े निर्णय की संभावना कम है, ये बात मनीष जी कह रहे हैं। मनीष जी, रेलवे सेक्टर्स के लिए क्या उम्मीदें हैं? देखिए रेलवे की बात हम करते हैं, रेलवे पे तो लगातार काम चल रहा है। लगातार एक बार में देखिए देश में ट्रेन के मामले में 3 बार क्रांति आई। पहली बार 1960 के दशक में आई, जब राजधानी चलनी शुरू हुई, पूरे देश के लिए राजधानी हो गई जी। क्रांति जब आई, जब 90s के दशक में शताब्दी चलना शुरू, शताब्दी जब चलने लगी। अब मोदी जी लाए तीसरी क्रांति, जिसमें वंदे भारत ट्रेन लगातार शुरू हुई है। देखिए मोदी काल में सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो इस पर हुआ है कि कैसे ट्रेन जो है, ट्रेन की पटरियों का रिप्लेसमेंट हो, प्रॉपर हो, और ट्रेन दूर दूर तक पहुंचे, पटरियां बिछे और नई ट्रेन चल रहे। तो मुझे लगता है ट्रेन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी नहीं होगा, लगातार काम चल रहा है। हाँ, नई ट्रेनों की कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी बात क्या है, बिल्कुल देखिए क्या अनाउंसमेंट हो सकती है, पहले जो रेल का बजट आता था मैडम जी पहले जो रेल का बजट आता था जी, तो हर व्यक्ति को उम्मीद रहती थी कि भाई कितना रेल का भाड़ा सस्ता हो जाए, कितना लाभ मिल जाए। अब मैं समझता हूं मोदी काल में हमें ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो घाटे की ट्रेन चलाने की बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होंगे। ऐसे में आप उनसे किसी किराए भाड़े में वृद्धि घटने की उम्मीद ना करें। अगर सेम बना रहा है तब भी शुक्र है, वो आप उनसे उम्मीद करिए कैसे ज्यादा सुविधाएं मिले। बिल्कुल देखिए, यात्री किराए में ज्यादा जो है वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये बात मनीष जी कह रहे हैं। मनीष जी, जरा हमारे साथ संजय यादव जी भी जुड़ गए हैं, उद्योगपति हैं, इनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। उद्योग जगत को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, उद्योग बजट को तो हमेशा ही सरकार से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो लगातार डिमांड सरकार से होती रही है। और आपके पास जो इंटरिम बजट ये पेश किया जा रहा है, हालांकि इसमें सरकार के पास देने को बहुत कुछ नहीं है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि जो भी इस तरीके की घोषणाएं थी, जो परियोजनाएं थी, जो इन प्रोसेस है और वो फंड की वजह से कहीं अटकी हुई है, तो उनको एक तो पूरा किया जाए। साथ ही साथ किसी भी देश को चलाने के लिए और शहर को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फेस है, वो सबसे पहली जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं
जो कहीं ना कहीं बीच में थोड़े थोड़े रुके हुए हैं, उसको लेके फंड की कहीं प्रॉब्लम है, कहीं आपस में अड़चन है किसी भी लैंड डिस्प्यूट को लेके, तो उसको हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड्स नहीं होंगे तो मेरा मानना है कि उद्योग जगत के लिए सबसे बड़ा झटका है। संजय जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कई ऐलान हो सकते हैं। जी देखिए, इस बार विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए इसलिए ऐलान होने जरूरी भी हैं क्योंकि आजादी के बाद अब तक पिछले 75 साल से ये मांग लगातार चलती रही कि वुमेन को जेंट्स के बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको हर जगह अपना एक हक, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस बार 33% का जो रिजर्वेशन पेंडिंग था 75 साल से पार्लियामेंट्री बोर्ड में, वो अब अप्रूव हो गया है। तो नेचुरली महिलाओं को इसके लिए मतलब उम्मीदें बढ़ गई हैं इस डिसीजन को आने के बाद। तो मेरे को लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितनी ज्यादा रियायतें हम दे सकें, चाहे वो इनकम टैक्स के स्लैब में हो, चाहे वो होम लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें जो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है 2 लाख रुपए तक का, उसको लेके रिबेट हो, चाहे बच्चों की जो आगे प्रोग्रेस है उस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे फैमिली प्लानिंग्स के इश्यूज हैं, हाँ। उन सब पर महिलाओं के लिए विशेष पैकेज एटलीस्ट इस बजट में डाल दिए जाने चाहिए। अच्छा, टैक्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, टैक्स को लेके अब तक की जो रिबेट स्लैब्स रहे हैं उसमें महिलाओं को अभी तक कोई विशेष टैक्स रिबेट अलग से नहीं दिया गया था। तो मेरे को लगता है इस बार महिलाओं को नहीं, ओवरऑल में देखिए 5 लाख रुपए तक का स्लैब अभी तक था टैक्स रिबेट में, इसको 7.5 लाख रुपए कर देना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्लैब है वो 10 लाख रुपए पर जैसे स्टार्ट होता था, होगी, क्योंकि नाना करते हुए 30% और उसके ऊपर फिर सरचार्ज। मैं साथ ही एक और चीज आपको बता दूं, देखिए पिछले 15-16 से लेकर 2020-21 में अगर आप टैक्स की संख्या देखेंगे तो मोर देन 30 लाख वाले जो टैक्स पेयर थे, जो पहले 15-16 में थे करीब करीब जी 3.5 लाख करोड़ लोग, आज वो करीब 6 करोड़ लोग हो गए हैं। अगर सेम आप देखोगे, जो लोग 5 लाख से 30 लाख के स्लैब में आते थे वो लोग थे पहले करीब 35 करोड़ और आज वो लोग हो गए हैं अराउंड 42 करोड़। और मजे की बात है 2030 तक ये हो जाएंगे 72 करोड़ लोग, यू नो। तो इतना बड़ा जब टैक्स अचीवमेंट आ रहा है तो लोगों को रियायतें भी चाहिए होंगी, टैक्स स्लैब में भी और ओवरऑल जो टैक्सेशन है उसमें भी लोगों को रियायतें चाहिए। बिल्कुल, देखिए रियायतें तो चाहिए होंगी, लेकिन मनीष जी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फिलहाल देखिए इस बजट में रियायतें बहुत ज्यादा मिलती हुई टैक्स स्लैब में नजर नहीं आ रही हैं, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा देखिए, हेल्थ सेक्टर से बड़ी उम्मीदें हैं आम जनता को, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। कोरोना की त्रासदी हमने देखी, पूरा हेल्थ सिस्टम अगर देखा जाए तमाम कंट्रीज़ का धराशायी हो गया, लेकिन हमने लोगों तक फ्री दवाई पहुंचाई है और अपने भी देश के लोगों का ध्यान रखा है। हेल्थ सेक्टर से किस तरह की उम्मीदें आप देख रहे हैं? देखिए, हाँ जी, अगर मेडिक्लेम पर छूट बढ़ती है तो हेल्थ सेक्टर को बूस्ट होगा, नंबर 1। दूसरा, अगर हम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज को टैक्स हॉलीडेज दें कि उनको 5 साल तक छूट मिलेगी, नई फैक्ट्रीज नए प्लांट के साथ लगाने पर छूट दें, ये 90 के दशक में इस तरह के टैक्स हॉलीडेज मिलते थे, टैक्स सेक्शन 10A 10B में छूट मिलती थी। अगर उस तरीके के सेटअप किए जाए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत बड़ा बूम मिलेगा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के लिए लेबर लॉ में बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा स्पेशल बेनिफिट्स मिले। अगर ऐसा होता है तो देश मेडिकल टूरिज्म का भी बड़ा हब बनेगा। जिस तरीके से आज भी इंडिया में विदेशी लोगों जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और अगर ये सत्ता हो गया तो पूरे देश का ये हब, पूरे विश्व का मेडिकल हब बन जाएगा इंडिया। मुझे लगता है सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि मनीष जी आपने टूरिज्म का भी जिक्र किया है, हमने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस तरह से पूरे देश ने दिवाली मनाई, और जब बजट सत्र के
भाषण की शुरुआत हुई और हमने प्रधानमंत्री को सुना, राष्ट्रपति को सुना, तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हुआ, राम मंदिर का जिक्र हुआ। क्या लगता है टूरिज्म के लिए, अयोध्या के विकास के लिए भी कुछ घोषणाएं इस बजट में की जा सकती हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या अब पूरे विश्व में हिंदुत्व का पावर सेंटर बन गया है। शायद जो मोदी जी ने किया उसकी गहराई का और व्यापकता का एहसास अभी किसी को नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मक्का मदीना इस्लामिक कंट्रोल का सेंटर बन गया, वेटिकन सिटी ईसाइयों का सेंटर बन गया, उसी तरीके से अयोध्या भगवान राम की अयोध्या अब हिंदुत्व का पावर सेंटर बन गया। अगर अयोध्या में एक एम्स खोला जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए जाए, एमबीए कॉलेज और खोल दिए जाए, तो यह अयोध्या का विकास होगा, बल्कि पूरे ईस्टर्न यूपी को एक बड़ा विकास का गेट में बन जाएगा। और ये एक ऐसी चीज होगी जो लोग भी राम के विरोधी भी थे, जो मंदिर के विरोधी भी थे, वो अयोध्या में एम्स के खुलने से, अयोध्या में आईआईटी और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के खुलने से जो एडवांसमेंट मिलेगा, जो बूम मिलेगा, वो जबरदस्त होगा, इनॉर्मस होगा, और मैं समझता हूँ एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। हाँ बिल्कुल संजय जी, देखिए जिस तरह से मनीष जी ने जिक्र किया कि भाई टूरिज्म को लेकर, अयोध्या के टूरिज्म को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, इस सेक्टर से जुड़े लोग जो है काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, आप मेरे से बात जी करें? संजय जी। हेलो जी जी, देखिए एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, माफी चाहूंगा मैं। देखिए मनीष जी ने भी जिक्र किया, जिस तरह से लगातार राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री को हमने बजट सत्र से पहले सुना, राष्ट्रपति को सुना, राम मंदिर का जिक्र हुआ। क्या लगता है अयोध्या के टूरिज्म के लिए और साथ ही साथ ओवरऑल टूरिज्म को लेकर कोई बड़े ऐलान इस बजट के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं? देखिए, मेरे को लगता है इस बजट में अयोध्या को लेकर तो विशेष ऐलान होने भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या हिंदुओं के लिए खास तौर पर एक सेंटर पॉइंट बन के वर्ल्ड लेवल पर उभरा है। इससे वर्ल्ड, पूरे दुनिया से टूरिज्म वहां पर आएगा, तो अयोध्या के लिए तो विशेष पैकेज कोई ना कोई हमें अनाउंस करना चाहिए। रही बात टूरिज्म की, तो टूरिज्म में वहां पर देखिए, टूरिज्म को अगर आपको बढ़ावा देना है तो टूरिज्म के लिए एक तो हॉटस्पॉट चीजें जो हो सकती हैं वो की जाए, चाहे वो मॉडर्न एमिनिटीज को लेके हो, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक रूप से पुरानी हमारी संस्कृति को लेके हो। तो संस्कृति को लेके तो हमारे रामलला मंदिर वहां पर स्थापित हो ही गया है, साथ के साथ मेरे को लगता है मॉडर्न एमिनिटीज पर भी वहां पर ध्यान देना होगा। और खास तौर पर लोकल टैक्स जो लगता है, चाहे वो होटल्स में रुकने वाले लोगों को जीएसटी देना पड़ता है, उसमें कुछ रियायत हो, नए नए होटल्स वहां पर आए। अब देखिए, जब अच्छा टूरिज्म आपको चाहिए होगा तो आपके अच्छे होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चाहिए होगा, तो वहाँ होटल्स को साइट देने के लिए जमीनों में रियायत, कंस्ट्रक्शन में उनकी फीस में रियायत, ये सब आपको देनी होंगी अगर आपको वहाँ टूरिज्म में बढ़ावा देना। आपको क्या लगता है संजय जी, क्या रियल एस्टेट के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, रियल एस्टेट के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे अयोध्या में पिछले 4 साल में जो रेट थे और आज के रेट थे, जमीन आसमान छू गई है वहां पर। कैन यू बिलीव, जो वहां पर प्राइस 20-30 हजार रुपए गज का था, वो आज करीब 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपए गज तक पहुंच गया है। तो रियल एस्टेट तो वहां आसमान छू रहा है। अब चूंकि पूरी दुनिया से निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं, तो वहां नए लाइसेंसेस और इंटरनेशनल लेवल की डेवलपमेंट के लिए आपको बड़े बिल्डर्स को वहां इनवाइट करना है, तो वहां का एक स्पेसिफिक आपको जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल जोन, इकोनॉमिकल जोन, कमर्शियल जोन, और वहां पर आपको बड़ी प्लानिंग के साथ अब लाइसेंस और बड़े इन्वेस्टर्स को वहां इनवाइट करना पड़ेगा। नेचुरली उनको भी आपको रियायतें वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर देनी होंगी, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी टाउनशिप्स वहां अयोध्या में एस्टेब्लिश हो पाए। और देखिए, हम जब देश विदेश में जाते हैं ना, तो सबसे पहले देखते क्या है, हम देखते ही हैं कि वहां बिल्डिंगें कैसी बनी है, वहां टाउनशिप कैसी है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पर डेवलप हुआ है, ऐसी क्या आइकॉनिक चीजें हैं जो लोग दुनिया भर से देखने जाते हैं। जैसे लेट्स से आप दुबई का एग्जाम्पल लो, बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अब जब हमारे पास एक ऐतिहासिक धरोहर है पूरी दुनिया के लिए, रामलला का मंदिर, तो उसके साथ अगर 2-4 आइकनिक बिल्डिंग आप वहां दे दें वर्ल्ड क्लास, तो वो सोने पे
सुहागे का काम करेगी। बिल्कुल, और देखिए उससे टूरिज्म टूरिज्म क्षेत्र बढ़ेगा। के लिए, अयोध्या के लिए क्या वहां पर योजनाएं होती हैं, घोषणाएं होती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। रियल एस्टेट के लिए क्या घोषणाएं होती है, महत्वपूर्ण होगा। मनीष जी। जी, मैं आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से हरियाली के साथ शेयर बाजार में ओपनिंग हुई है, क्या इंडिकेट करता है ये, और क्या ये हरियाली ये सीधा बरकरार सीधा रहेगी? इंडिकेट कर रहा है कि शेयर बाजार अब समझ चुका है कि इस बार सरकार मोदी जी की बननी है। तो जो शेयर निवेशक ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन के तुरंत बाद में शेयर खरीद लूंगा और कुछ फायदा उठा लूंगा, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि शेयर बाजार में तेजी शुरू हो गई है। चुनाव आते आते ये अपने पीक पर पहुंचेगा, इसलिए ये मार्केट में निवेश करने के लिए समय ठीक है। और लगातार मैसेज इस बात के मिल रहे हैं कि शेयर मार्केट चुनावों के होने तक 1 लाख तक पहुंच सकता है। तो इस समय निवेशकों की जो निवेश कर चुके उनके बल्ले बल्ले है, और मार्केट जो चल रहा है वो ये मैसेज दे रहा है कि बजट से बाजार को उम्मीदें हैं। बाजार को उम्मीदें का मतलब है इंडस्ट्री को उम्मीदें का मतलब सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिजनेस को बूस्ट मिलने वाला है। हो सकता है लेबर लॉ में रिलैक्स मिले, हो सकता है इंडिविजुअल टैक्सेशन में रिलैक्स मिले, क्योंकि जब टैक्सेशन में रिलैक्स मिलता है लोगों के पास पैसे बच जाते हैं, वो पैसे घूमकर मार्केट में आते हैं। तो उससे क्या मार्केट चढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ता है, निफ्टी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर मार्केट ये अंदाजा लगा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी छूट इनकम टैक्स में लोगों को मिलेगी, जिससे पैसे आएंगे और वो पैसे घूमकर मार्केट में जाएंगे, जिससे मार्केट में शेयर बढ़ेगा तो चढ़ेगा तो लोगों को लाभ होगा, लाभ होगा तो वो खर्च होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए उद्योगपति संजय जी के पास भी हम जाएंगे। मनीष जी, देखिए मनीष जी ने जिक्र किया संजय जी कि देखिए शेयर बाजार इंडिकेट करता है कि टैक्स में और भी तमाम कई सेक्टर्स में एक भारी रियायत जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी देखिए, अगर टैक्स रिबेट मिलती है शेयर मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी में, बाकी सब चीजों में, तो नो डाउट शेयर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, रियल स्टेट शेयर मार्केट के पैरेलल एक और मार्केट पूरे भारतवर्ष में चलती है और एक बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट का। जी। अगर टैक्स में रियायतें मिलती हैं तो मान के चलिए कि रियल एस्टेट जो आज भारतवर्ष में पूरा उभरता हुआ एक नया बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी बूम शेयर मार्केट के साथ देखने को मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से जीएसटी एक इम्प्लीमेंट है पूरे रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल 5% जीएसटी लगता है और कमर्शियल में 12% लगता है। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल के बीच में 12% और 5% का आप सोचिए कि कितना बड़ा गैप है, 7% का फर्क है जी। अगर कमर्शियल पर ये जीएसटी की रिबेट 12% से घटा के रेजिडेंशियल के बराबर कर दी जाए 5%, तो 7% का बेनिफिट मिलता है। इससे होगा क्या, सरकार को 7% मुनाफा हो सकता है कम हो, पर कमर्शियल सेक्टर खास तौर पर जो ये मार्केटें हैं, बड़े बड़े ऑफिस स्पेस हैं, अगर उसमें 7% की जीएसटी रिबेट मिलती है तो कैन यू बिलीव कितना इन्वेस्टर और आ जाएगा, क्योंकि 7% का उनको फायदा हो रहा है। और जब 7% का फायदा हो रहा है तो वो एक बूम देगा, नए नए सेक्टर्स आएंगे, नई नई बिल्डिंगें वहां लॉन्च हो पाएंगी, नए नए इन्वेस्टर जुड़ पाएंगे। उससे होगा क्या, जब अच्छी बिल्डिंगें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको, तो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के संग वर्ल्ड क्लास बड़े कॉर्पोरेट बिल्कुल हम समझ सकते हैं संजय जी। देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस बजट से जी। और क्या जो सरकार है, वित्त मंत्री है, इस बजट की पिटारे में क्या कुछ खास लाती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बजट पर हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया।